हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम फोर्थ चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी सीरीज में, क्लास 6 हिस्ट्री की किताब का, जिसका नाम है आर पास्ट वन। यहाँ पर हम सिर्फ हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं एक हॉलिस्टिक तैयारी, कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे तमाम कोर्सेज अवेल कर सकते हैं video.onlyias.in पर जाकर। अगर आपके मन में कोई क्वारीज है उसके लिए आप info@onlyis.com पर जाकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले 3 चैप्टर्स में देखा, कहाँ से शुरुआत होती है, आगे जाके फार्मिंग शुरू होगी, फार्मिंग के बाद सिटीज बनेगी, और सिटीज के बाद हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि किस तरीके की किताबें या बरियल साइट्स के बारे में बताया गया है। इसको अगर मैं आपको टाइमलाइन में बताऊं, जो मैं हमेशा करता हूं, आप टाइमलाइन पे देखेंगे तो यहाँ पर हम 2020 पर बैठे हैं। यहाँ पर आपके ईशा का जन्म होगा ये 0 पे। यहाँ मैंने आपको पहले ड्रॉ करके दिखा दिया था, जो आपकी मेजर सिटीज हैं वो यहाँ पर 4700 ईयर्स अगो आ गए। उसके बाद आप यहाँ देखने वाले हैं कि किस तरीके से 1500 ईयर्स के आसपास, या फिर आप 1500 बीसी, या फिर आप इसको लिखेंगे 3500 ईयर्स अगो, अर्ली वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है। अर्ली वैदिक पीरियड में हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो काफी किताब इंपॉर्टेंट है, जो वैदिक संस्कृत में लिखी गई, दुनिया की सबसे पुरानी किताब मान सकते हैं आपको, कुछ पुरानी किताबों में से एक। साथ में हम इनमें बात करने वाले कैटल्स की, हॉर्सेस की, और जो घोड़ा गाड़ी होती है, चैरियट्स जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, उनके बारे में। साथ में हम बात करेंगे किस तरीके से साइलेंट सेंटिनल, जो आपके मेगालिथ्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा क्या होता है साइलेंट सेंटिनल्स, और बरियल की कुछ इंपॉर्टेंट जगहें जैसे इनाम गांव, और भी बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो दुनिया की कुछ चुनिंदा पुरानी या फिर सबसे ओल्डेस्ट बुक्स में से एक है हमारी वेदास, जिनमें पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ ऋग्वेद की। आप जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप जाएंगे 35 ईयर से आप इस तरफ की 0 की तरफ बढ़ेंगे, उस तरफ धीरे धीरे एक एक करके वेदास आपके पिक्चर में आने लगेंगे, सीन में ओरिजिनेट होने लगेंगे। 3500 ईयर्स से आप जैसे जैसे 0 की तरफ जाएंगे आपके वेदास आने लगेंगे। मैं एक ट्रिक रखता हूँ हमेशा इनकी क्रोनोलॉजी याद रखने के लिए। ऋग्वेद का री, सामवेद का सा, यजुर्वेद का या, और उसके बाद इसी या को मैं बड़ा मान लेता हूँ, तो ये बड़ा या बोलेंगे, तो री सा या। तो इससे आपको याद रहेगी क्रोनोलॉजी। जनरली हम क्रोनोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। पर्टिकुलरली यहाँ पर हम फोकस करें ऋग्वेद के ऊपर, तो लगभग आप ये समझिए 3500 ईयर्स अगो ये कंपोज की गई थी। आपको यहाँ शब्दों पे ध्यान देना है, ये कंपोज की गई है, ये लिखी नहीं गई है। यहाँ नहीं लिखा है कि इट वॉज रिटन अबाउट 3500 ईयर्स अगो। कंपोज करने का अर्थ ये है कि ये कविताओं के फॉर्म में, श्लोक्स के फॉर्म में, हाइम्स के फॉर्म में लिखी गई थी, जिनको हम सूक्त कहते हैं, या फिर वेल सेड, अच्छी कही, अच्छी बात डिस्कस की हो, तो सूक्त के फॉर्म में ये कंपोज की गई थी, कविताओं के फॉर्म में, छोटे छोटे श्लोकों के फॉर्म में ये थी। इसमें पर्टिकुलरली देखा जाए तो भगवान की काफी तारीफ की गई है। भगवान की तारीफ, प्रेजेस में, गॉड एंड गॉडेसेस, देवी और देवताओं की तारीफों के बारे में इसमें लिखा गया है, इसमें बताया गया है। जो इंपॉर्टेंट कुछ गॉड्स हैं जिनके बारे में हमें समझना जरूरी है, पहले है अग्निदेव। अग्निदेव आप जानते हैं गॉड ऑफ फायर। फायर की क्या इंपॉर्टेंस रही है शुरू से ही, चाहे प्री हिस्टोरिक टाइम में देखें या फिर आप एग्रीकल्चर में देखें, हर जगह फायर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो फायर, या फिर आप देखें ऋग्वेदिक टाइम में नेचुरल पावर्स का काफी अप्रिसिएशन या प्रेज, या फिर जो पूजा होती थी, जो भी चीजें होती थी, वो नेचुरल पावर की ज्यादा होती थी। अग्निदेव है, या फिर इंद्र जो है, जिनको हम गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं, या फिर वॉरियर गॉड कहते हैं, या फिर रेन के लिए भी कहा जाता है कि हाँ इंद्र बारिश करवाते हैं, वर्षा करवाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट गॉड जो थे वो थे सोम। सोम एक स्पेशल ड्रिंक होता है, आपने सोम रस के बारे में सुना होगा। वो एक इंपॉर्टेंट ड्रिंक है जो कि पेड़ से बनता है, एक प्लांट से बनता है। तो उस समय सोम को भी ईश्वर की तरह पूजा जाता था, भगवान की तरह, गॉड एंड गॉडेसेस की तरह माना जाता था, और इनकी पूजा हुई, और इन्हीं के ऊपर पर्टिकुलरली हाइम्स लिखे हैं आपके ऋग्वेद में। ऋग्वेद की जो हाइम्स हैं उसको ऋषियों के द्वारा बनाया गया था। बहुत सारे ऋषियों की बात होगी, और इसमें एक कहानी भी है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कैसे ऋग्वेद में एक कहानी है, किस तरीके से उन्होंने रिसाइट की, इसको रिसाइट कैसे किया जाता था, इनको सुनाया कैसे जाता था, इनको याद कैसे किया जाता था, शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन होना, फिर उसके बाद सेंटेंस में कैसे बन रहे हैं, और बिट बाय बिट इस चीज के बारे में ऋग्वेद में दिया है। ऐसा भी माना जाता है कि कुछ वेदास के कुछ पार्ट्स जो है, या फिर कुछ कॉम्पोजिशंस विमेन के द्वारा भी किए गए थे। आगे हम ये इसलिए हमें जानना जरूरी क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में हम देखने वाले हैं कि जो विमेन की सिचुएशन है सोसाइटी में, वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, थोड़ी पुअर होती है, पर यहाँ पर
पावर ऑफ कंपोजिशन भी मिला है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा वेल लर्नेड सेजेस या जिनको हम ऋषि कहते हैं वो वहाँ कंपोजिशन कर रहे हैं, वहाँ पे विमेन भी कंपोज करती है। ऋग्वेद के साथ एक और बात यह है कि उसमें जो भाषा यूज की है वो है वैदिक संस्कृत। सिर्फ संस्कृत नहीं, वैदिक संस्कृत, जिसकी जो राइटिंग्स होती हैं उसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस होती है इन कंपैरिजन टू संस्कृत। आप अगर कभी किसी वेद को देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एक शब्द के अंदर काफी मूल शब्द जुड़े हैं, 3 या 4 शब्दों को जोड़ के एक शब्द बना दिया जाता है, जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। ये अक्सर कही जाती थी और सुनी जाती थी। जो ऋषि हैं वो इसको गाते थे या बोलते थे, जैसे हमें पोएम रेसिटेशन में हम कविता सुनाते हैं जो हमने स्कूलों में किया है, उसी तरीके से यहाँ पर ऋषि इस चीज को सुनाते थे और उनके जो डिवोटीज हैं या फिर उनके जो डिसाइपल्स हैं वो इसको सुनते थे। पढ़ने वाला काम नहीं था यहाँ, क्योंकि ये लिखा नहीं गया था। सही मायने में देखा जाए तो ये काफी साल बाद, काफी 100 साल बाद ये लिखे गए। और रिसेंटली अगर प्रिंटिंग की बात की जाए तो कुछ 200 साल पहले इसकी प्रिंटिंग होना शुरू हुई। तो आप समझ सकते हैं शुरुआती दौर में जो ट्रांसफर हुआ हाइम्स का, ये सारी हाइम्स आपके सुनने और सुनाने के ऊपर बेस्ड थी। अब हम बात करें जो लैंग्वेज है हमारी संस्कृत, ये कहाँ की लैंग्वेज है और कैसे फैमिलीज ऑफ लैंग्वेज ओरिजिनेट होती हैं और क्या क्या तमाम फैमिलीज हैं लैंग्वेजेस की। तो पहली जो फैमिली है जिससे हमारी संस्कृत बिलोंग करती है वो है आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये इस फैमिली से बहुत सारी लैंग्वेजेस कनेक्ट होती हैं, चाहे आप असमीज की बात करें, गुजराती है, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, और एशियन लैंग्वेजेस हो गई जैसे पर्शियन भी है, ये भी कनेक्टेड है। यूरोपियन लैंग्वेजेस है जैसी वो मान के चलिए इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये तमाम लैंग्वेजेस आपकी इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। एक और फैमिली है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट की जो लैंग्वेजेस है वो आपकी टिबेटो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती है। जो इंडो यूरोपियन फैमिली है इसके बारे में हमें कैसे समझ में आता है कि तमाम किताबें तमाम लैंग्वेजेस एक से जुड़ी हैं, वो हमें समझ में आता है इनके कुछ वर्ड से। जैसे आप वर्ड समझिए मदर, या फिर हम उसको माँ कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में मदर, और संस्कृत में हम मात्र कहते हैं इसे। अब आप देखिए इसका जो मूल वर्ड है, जो रूट वर्ड है उसका, वो सेम है, MAMA। तो जो माँ है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो मदर के लिए आप सारी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं इसी चीज को यूज कर रहे हैं, जिससे कॉमन लिंक्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं आप कि ये सारी एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। नॉर्थ ईस्ट का जैसे मैंने बताया कि टिबेटो बर्मन फैमिली से जो नॉर्थ ईस्ट की तमाम लैंग्वेजेस है वो बिलोंग करती है। द्रविडियन फैमिली होती है एक, जिससे आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, जो कि आपके तमिलनाडु के इलाके में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, कन्नड़ कर्नाटका में, और जो मलयालम है वो केरला में बोली जाती है, ये तमाम लैंग्वेजेस द्रविडियन फैमिली से। कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस जैसे आप देखेंगे झारखंड में बोली जाती हैं, या सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में बोली जाती हैं, वो बिलोंग करती हैं आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से। तो ये हमने समझने का प्रयास किया कि कैसी किस किस प्रकार की फैमिलीज होती हैं, और हमारी संस्कृत बिलोंग करती है इंडो यूरोपियन फैमिली को, जिसको इंग्लिश भी बिलोंग करती है। अब समझते हैं थोड़ा सा क्या अप्रोच रहा है हिस्टोरिकल स्टडी का, या हिस्टोरियंस किस तरीके से पढ़ते हैं आपकी ऋग्वेदा को। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी एग्जामिन करने का कोशिश किया है, मटेरियल्स भी बहुत सारे मिले हैं पास्ट में जो कि रिलेटेड हैं आपके ऋग्वेदा से। इसमें रिटन सोर्सेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। यहाँ हिस्टोरियंस ने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जो हाइम्स हैं, ये जो श्लोक लिखे गए हैं, ये श्लोक जो ऋग्वेद में है वो कहीं ना कहीं डायलॉग्स के फॉर्म में। डायलॉग्स का अर्थ होता है दो लोग अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसी को इन्हें एक फॉर्म ऑफ डायलॉग में, जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ किसी बात पे और आप मुझे उस चीज का जवाब दे रहे हैं, तो वो जो डिस्कशन है उसको हम डायलॉग्स कहेंगे, डायलॉग बिटवीन टू पीपल। और उसी डायलॉग को इन द फॉर्म ऑफ हाइम्स लिख दिया गया है ऋग्वेद में। ये हिस्टोरियंस इस कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा, डिस्कस करूंगा, वो है विश्वामित्र की। विश्वामित्र ब्यास और सतलज को पार करना चाह रहे थे, ये दो रिवर्स हैं, तो इसलिए ये इन दोनों रिवर्स को वर्शिप करते हैं। और किस तरीके से करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। विश्वामित्र इन नदियों से कहते हैं कि आप गाय की तरह हैं, यू आर लाइक अ काऊ। जिस तरीके से गाय अपने बछड़े का पालन पोषण करती है, उसी तरीके से नदियां पूरे मानव समाज का, पूरे सिविलाइजेशन का पालन पोषण करती है, इसलिए आप एक गाय की तरह है। और जो आपका वेग है, द फ्लो ऑफ द रिवर, वो एक घोड़े गाड़ी जैसा है, इट इज लाइक ए चैरियट। आप निरंतर तेज रफ्तार में बहती रहती हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी तेज रफ्तार में चलती है। तो इस तरीके की तारीफ करना, इस तरीके के प्रेजेस करना विश्वामित्र ने ये किया है। ये डायलॉग है नदी और विश्वामित्र के बीच में। विश्वामित्र कहते हैं कि प्लीज आप मुझे क्रॉस करने दीजिए, क्योंकि आप एक गाय की तरह हैं जो पूरे संसार का पालन पोषण कर रही है, या फिर आप एक चैरियट की तरह हैं जो फुल अपने पूरे वेग में चल रहा है, अपनी पूरी रफ्तार में चल रहा है, जैसे नदी का पानी बहता है। उससे खुश होके फिर उनको वो अलाउ करती हैं क्रॉस करना। तो ये कहानी एक छोटी सी ऋग्वेद में दी है।
इससे आपको समझ में आता है कि रिवर और विश्वामित्र के बीच में जो हुआ वो एक डायलॉग था, एक संवाद था, और उस संवाद को हिम्स के फॉर्म में, हाइम्स के फॉर्म में लिखा गया है ऋग्वेद में। अब हम बात करते हैं कुछ और, जैसे कैटल्स, चैरियट्स, हॉर्सेस, इनके बारे में ऋग्वेद में दिया गया है। चिल्ड्रन के बारे में, पर्टिकुलरली सन, लड़के के बारे में, अगर आपको पुत्र हो रहा है, पुत्र प्राप्ति के बारे में बात की गई है, या फिर लड़का अगर पैदा होता है उसके बारे में काफी बात की गई है ऋग्वेद में। घोड़े के बारे में, अश्व जिसको हम संस्कृत में कहते हैं, उसके बारे में बात की गई है, और भी तमाम जानवर, मवेशियों के बारे में ऋग्वेद में बात की गई है। इससे हमें सोसाइटी के लिए भी बहुत सारे टेक अवेज मिलेंगे, वो मैं आगे की स्लाइड में डिस्कस करूंगा। बात की गई चैरियट की बैटल्स में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर था चैरियट, कि किस तरीके से आप चैरियट के साथ लड़ेंगे। लड़ने के बाद जो कैप्चरिंग होती है लैंड की, उसके बारे में बात होता है। इंपॉर्टेंट पेस्चर्स की बात होगी, क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, बार्ली जो क्रॉप है उसकी बात की गई है, पानी की, किस तरीके से आप दासों को, स्लेव्स को कैप्चर करते हैं उसके बारे में बात की गई है। दास और दसी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो काफी प्रोमिनेंट थे उस टाइम पे। कुछ एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो उस समय की जो वेल्थ मानी जाती थी, मान के चलिए अगर एक बैटल होता है, बैटल में जो वेल्थ जीती जाए, चाहे इन द फॉर्म ऑफ एनिमल हो या फिर इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स हो, चाहे आप समझिए कि प्रेशियस मेटल्स हैं, जो भी तमाम वेल्थ आती थी बैटल्स के बाद, उस वेल्थ को बांट दिया जाता था। उस वेल्थ का कुछ पार्ट जाता था प्रीस्ट के पास, जो वहां पे आपके पुजारी थे या पूजा का काम करते थे उनके पास, और बाकी का जो हिस्सा होता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। ऋग्वेद पीरियड की एक खासियत ये थी, वहां पे स्टैंडिंग आर्मी जैसा कोई टर्म नहीं था, वहां पे एक स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो आम लोग हैं जो खेती कर रहे हैं वही सब जुड़ के एक आर्मी बनाते थे और लड़ते थे, और बाद में जब वो जीत के आते थे तो इंपॉर्टेंट एक पोर्शन जो जीत का है, जो उन्हें लेकर आए हैं, जो जीता है उसको प्रीस्ट को देते थे और बाकी एक दूसरे में बांट लेते थे। यज्ञ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कुछ यज्ञ हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। यज्ञ में बेसिकली ऑफरिंग्स दी जाती है इनटू फायर। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये फायर में आप ऑफरिंग्स दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ घी, और भी सारी चीजों का आप ऑफरिंग करते हैं गॉड और गॉडेसेस को खुश करने के लिए। इसमें घी है, अनाज है, जैसे गेहूं है, जौ है, बार्ली एंड व्हीट, ये सारी चीजें आप उसके अंदर आहुति देते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं। साथ में कहीं कहीं केसेस में एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस करते हैं, और ये भी कहीं कहीं देखा गया है। यज्ञ जैसे अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है। अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैं बताता हूँ। उसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था, घोड़ा जहां तक दौड़ के जाता था उस पूरे इलाके को साम्राज्य मान लिया जाएगा। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। काफी पावरफुल रहा है, और वही राजा इस यज्ञ को करवा पाता था जो बहुत ही पावरफुल होता था, क्योंकि अगर उस घोड़े को रोक लिया जाए तो जिस जगह पे, जिस इलाके में उस घोड़े को रोका है, उस जगह के राजा को घोड़े भेजने वाले राजा से लड़ना पड़ता था। ये पूरा सिनेरियो अश्वमेध यज्ञ का था। ऐसे वाजपेयी यज्ञ और भी बहुत सारे यज्ञ होते हैं। अब हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स की बात करते हैं जो ऋग्वेद में दिए हैं और जो काफी हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देने वाले हैं ऋग्वेद का। सबसे पहले आप समझिए प्रीस्ट। प्रीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ण सिस्टम प्रीवियस या फिर अर्ली वैदिक पीरियड में आ गया था। जब वर्ण सिस्टम आ जाएगा तो प्रीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्रीस्ट को जनरली ब्राह्मण्स बुलाया जाता था। इनका काम था रिचुअल्स करना। जैसे मैंने हमेशा ऑक्यूपेशंस डिस्कस की है, तो इनका काम था रिचुअल्स कराना, ऑफरिंग्स कराना, जो यजनास हैं वो कराना। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है राजन या राजस। ये राजा वो राजा नहीं है जैसा हम जनरली समझते हैं कि उसका राजपाट होगा, जब एक बहुत बड़ी आर्मी होगी उसकी, वो टैक्स कलेक्ट करेगा और उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। ये वो वाला राजा नहीं है। इट्स नॉट द किंग वी जनरली टेक एज इन दिस। राजा को ऐसे माना जाता था कि ये लोगों के द्वारा सिलेक्ट करा जाता था, जो अपना जो बैटल्स हो रहे हैं उसमें अपना प्रोवेस दिखा दे। अगर वो बता दे कि बहुत अच्छा लड़ाकू वॉरियर है, वो बहुत बड़ा जंजू है, उससे प्रूव होता था कि हाँ आप राजा बनने लायक हो। आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ता था, आपकी एबिलिटी के अनुसार आपको राजा बनाया जाता था। कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि आप बात करें कम्युनिटी को उस टाइम पे कैसे बताया जाता था, तो कम्युनिटीज के लिए दो वर्ड यूज होते थे। पहला जना। जना में आज भी आप देखते हैं कि हिंदी में हम यूज करते हैं और दूसरी लैंग्वेजेस में भी ये शब्द यूज करे जाते हैं। तो जना यूज होता था कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। दूसरा एक और शब्द है वो विश। विश को भी यूज किया जाता था, और आपके विश शब्द से ही वैश्य जो एक आपका वर्ण आएगा, जो थर्ड नंबर पे आता है आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो थर्ड रैंक पे जो आता है वैश्य, वैश्या, वो जो वैश्य है वो वैश्य आपके यहां से आने वाला है, और यहां से आपका ये वर्ड ओरिजिनेट होता है। अब इसके आगे आप देखें तो कहीं कहीं आपको हाइम्स के बारे में कॉम्पोजिशन में आर्यंस की भी बात दिखाई जाएगी, उनको भी डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आर्यंस को ओपोनेंट्स बताया जाता है दासाज या दस्यूज का।
अब ये दासास क्या है? दासास जनरली वो लोग थे जो परफॉर्म नहीं कर सकते थे सेक्रीफाइस, उनको अलाउड नहीं था सेक्रीफाइस परफॉर्म करना, और इनकी जो भाषा थी वो भाषा भी अलग थी। जैसे आपने शुरू में जब हम स्लेवरी डिस्कस करते थे, जो अफ्रीका से स्लेव्स लेकर आते थे, उनको भाषा नहीं आती थी इंग्लिश, तो उनकी भाषा भी अलग थी, साथ में वो सेक्रीफाइस या जो भी चीजें होती थी उन सब में इन्वॉल्व नहीं रहते थे। ऐसे यहाँ पे भी आप देखेंगे दासास जो है उनको सेक्रीफाइस करना अलाउड नहीं था, साथ में उनकी भाषा भी अलग थी। इनको स्लेव्स की तरह रखा जाता था और इनसे काम कराए जाते थे, खेती बाड़ी के जो काम है वो। इनको लड़ाई के द्वारा ही कैप्चर किया जाता था, और जो भी जिस तरीके से इनको जीतता था वो एक तरीके से पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी बन जाते थे, और जो काम वो चाहे वो इनसे करवा सकते थे। अब हम बात करें एक और फेज की इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कहीं ना कहीं मेगालिथ्स के बारे में दिया है। सेंटिनल मतलब होता है किसी चीज का आइडेंटिफिकेशन, आप मान सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेगालिथ। मैंने पिछले चैप्टर्स में जब पैलियोलिथिक समझाया था, मीसोलिथिक समझाया था, नियोलिथिक समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि लिथ का अर्थ होता है स्टोन। यहाँ पर ये इसका मतलब हो गया स्टोन, और मेगा का मतलब होता है बिग। तो जब बिग स्टोन की आप बात कर रहे हैं तो उस जगह को आप कहेंगे मेगालिथ्स का एरिया, या फिर जो स्टोरी ऑफ मेगालिथ है। तो मेगालिथ की कहानी में बड़े बड़े पत्थरों की बात की गई है, जिससे एक सराउंडिंग स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। स्ट्रक्चर की हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बरियर साइट्स के लिए। बरियल जो होता था जब आपके अर्ली वैदिक पीरियड है, तब साउथ सदर्न इंडिया और डेक्कन की प्लेसेस में ये प्रैक्टिसेस चालू हो गई थी। लगभग ये 3000 ईयर्स अगो की बात कर रहा हूँ। आपको मैं फिर से इसको टाइमलाइन पे समझाने का प्रयास करूंगा। ये काम बहुत छोटा होता है, लेकिन आप जितना उसको कर लेंगे उतना आपके दिमाग में चीजें सेटल हो जाएंगी। 3000 ईयर्स अगो, 2000 तो हम यहाँ से चल लेंगे, 1000 साल यहाँ पे आ गए। तो आप यहाँ देखिए 1000 BC में ये चीजें हो रही थी। 1000 BC में मेगालिथ कल्चर आ गया था, जो पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया साउथ इंडिया में, कश्मीर में भी कहीं कहीं देखा गया है, नॉर्थ ईस्ट में और डेक्कन में। ये 4 जगह आपको याद रखनी है मेगालिथिक कल्चर के लिए। कहाँ कहाँ का? सबसे पहले डेक्कन, दूसरा साउथ इंडिया, तीसरा नॉर्थ ईस्ट और चौथा कश्मीर। यहाँ पर आपको मिलता है मेगालिथिक कल्चर। इसमें हम मैप में अगर फोकस करें तो मैप में एक और पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साइट है इनामगांव नाम से, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आपको देखने मिलने वाला है मेगालिथिक कल्चर, और उसके अलावा कश्मीर, डेक्कन, नॉर्थ ईस्ट में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेगालिथ का मतलब होता है बड़ा पत्थर। उसको देखने के लिए कुछ मेगालिथ्स ऐसे होंगे जो अलग से आपको बाहर नजर आएंगे। जैसे ये मेगालिथ आपको समझ में आ रहा है, ये बाहर है, अलग से दूर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ मेगालिथ्स ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, जमीन के अंदर की तरफ होते हैं, तो वो आराम से आपको नजर नहीं आते। आर्कोलॉजिस्ट ऐसे मेगालिथ्स को जब उन्होंने एक्सकेवेट किया तो उनको समझ में आया कि एक प्रॉपर सर्कल है, एक सर्कल जैसा, ऐसे छोटे छोटे पत्थरों का एक सर्कल बना दिया जाएगा, या फिर, और यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा पत्थर होगा, सर्कल होगा, इसके अंदर आपका एक छोटा सा चैम्बर होगा जिसमें आपकी बॉडी रख सकते हैं, और वो एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर रख दिया जाएगा। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर ऐसे होता है स्टोन बोल्डर्स का। कहीं कहीं आप देखेंगे कि एक बड़ा सा स्टोन ग्राउंड में रख देंगे, उसको भी कहीं ना कहीं मेगालिथ मान लिया जाता है। अगर एक देखिए, जैसे ये एक पत्थर गाड़ दिया जमीन में, इसको भी आप मेगालिथ कंसिडर करेंगे। ये बस इंडिकेट ये करना चाहते हैं कि यहाँ पर एक बरियल साइट है, यहाँ पर किसी को दफनाया गया है इसके अंदर। ये है बेसिक सिग्निफिकेंस आपके मेगालिथ्स का, जो बोल्डर्स आपके रखे गए। अब बोल्डर्स के साथ एक इंपॉर्टेंट बात, जो सिग्निफिकेंट फीचर रहा है मेगालिथ एज का, वो ये रहा है कि वहां पर हॉर्स के इक्विपमेंट्स देखने मिलेंगे आपको। आप यहाँ देखिए, ये जो रस्सी हॉर्स को बांधने के लिए, हॉर्स के जो नाल बांधने के लिए काम आती है, वो रस्सी मिली। फिर उसके बाद आप देखें एक्स के ये टुकड़े मिले, ये देखिए पत्थर की कुल्हाड़ी के ये कुछ अवशेष मिले। ये एक आयरन का डैगर मिला है। आयरन का डैगर मतलब उस टाइम उनको आयरन के बारे में पता था। ये आयरन का इस तरीके का एक चाकू मिला है, और ये साइट होती थी। आप देख रहे हैं ये गोल गोल बोल्डर्स से ऐसे एक सर्कल बना दिया है, उसके अंदर एक छोटा चैम्बर है, और ये एंट्री होल है, और इस चैम्बर को आप सिस्ट कहते हैं। ये देखिए CIST, ये आपका सिस्ट है मेगालिथिक कल्चर में ये। और यहाँ पर जो चैम्बर में यहाँ आपको एक होल दिख रहा है ये छोटा सा, इसको आप पोर्ट होल कहते हैं। यहाँ से आपका जो डेड बॉडी उसको अंदर डाल दिया जाता था, इसको एंट्रेंस की तरह यूज किया जाता था। और आगे हम पढ़ेंगे कि पर्टिकुलरली फैमिली बरियल साइट बन गई थी। आगे आप देखने वाले हैं कि एक ही जगह पे, एक ही बरियल साइट पे फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को आपने बरी किया है, गड़ाया है, दफनाया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको समझ में आने वाली है, वो आएगी आपको सोसाइटी के बारे में। कुछ जगहों पे जो बरियल साइट है, वहां पे आपको सोने के सिक्के या फिर सोने के छोटी छोटी बीड्स मिली हैं, डिबरियां मिली हैं सोने की। इस तरीके का जो रफ सोना होता है, इस तरीके की 33 गोल्ड बीड्स मिली हैं किसी जगह पे स्केलेटन के साथ। इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जिस आदमी को वहां पर गड़ाया गया था वो काफी धनी था। आप समझिए, चूड़ियां मिली हैं कॉपर की, तांबे की चूड़ियां हैं, पत्थर की बीड्स हैं,
ये सारी चीजों से शंख मिले हैं। इससे समझ में आता है किसी धनाढ्य आदमी को यहाँ पर गड़ा दिया गया होगा, बरियल किया गया होगा। और कहीं कहीं आप देखेंगे तो टूटे फूटे बर्तन या फिर आपको घोड़े का सामान या फिर आपको सिर्फ एक चाकू या खंजर मिलेगा। उससे समझ में आता है कि वो जिसकी बरियल साइट होगी, ही वुड हैव बीन अ पुअर मैन। तो यहाँ से आपको सजेस्ट होगा स्टेटस इन द डिफरेंस। जो आपका स्टेटस का डिफरेंस है वो आपको यहाँ से समझ में आने लगेगा। जो मैंने बताया कि कहीं कहीं फैमिली साइट्स बन गई, इस तरीके से स्पोर्ट होल को यूज किया जाता था और इसके अंदर से आप डेड बॉडी को इसके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करा देते थे। और ये एक फैमिली पर्टिकुलरली बार बार यूज करती थी इस पोर्ट होल के द्वारा। और ये ऊपर का जो ये रख देते थे, ये वाला पत्थर, ये एक साइन बोर्ड का या साइन पोस्ट का काम करता था। और बड़ी दूर से किसी भी आदमी को देख के ये समझ में आ जाता था कि यहाँ किसी को दफनाया गया है, ये एक मेगालिथिक साइट है जहां पर आपका स्टोन सर्कल्स और किसी की डेड बॉडी बरियल मिलेगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, डिजाइन समझ ली, पोर्ट होल क्या होता है, सिस्ट क्या होता है, ये हमने समझ लिया है। क्यों यूज होता था, क्या स्टेटस डिफरेंस रहते हैं, उसको हमने समझा। फिर हमने ये भी समझ लिया कि उसका पोर्ट होल में फैमिलीज भी यूज करती थी, उसको लॉन्ग टाइम तक एक ही साइट को यूज किया जाता था फैमिली बरियल के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट साइट जो है मेगालिथ की, वो इनाम गांव है, जो आज महाराष्ट्र के पास में। आप ये देख सकते हैं इनाम गांव। इनाम गांव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखने मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें देखने मिलती हैं। पहला ये कि वो बरियल जो कर रहे हैं वो घर के अंदर कर रहे हैं। अब ये बहुत ही अजीब अजीब बात कहेंगे आज के समय, तो आप अगर इसको सोचे तो आपको सुन के अजीब लगेगा, पर उस टाइम पे जो बरियल होता था वो आपका घर के अंदर होता था। इसके टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है कि 3600 ईयर्स से 2700। अगर आप इसको बीसी में समझना चाहें तो 1600 बीसी से लेकर 700 बीसी तक ये प्रचलन था, ये प्रैक्टिस की जाती थी। रिवर का नाम है घोड़, जो भीमा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, वहां पर ये पर्टिकुलर साइट्स आपको देखने मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर ये अंदर ही उसके दफन कर रहे हैं, बॉडी को बरी कर रहे हैं, तो उसके कंटेनर के अंदर जहां पे उसको वो बरी करते थे, वहां फूड और वाटर ये चीजें भी प्लेस कर देते थे, जो मृत आदमी होता था, जो डेड बॉडी होती थी उसके साथ। एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ ये देखने मिला कि बड़े से घड़े में जिसके 4 पैर हैं, एक बड़ा सा घड़ा, एक बड़ा सा इन्हें 4 लेग जार लिया और उस जार में एक मर्तबान में 4 पैरों वाले एक जार में, एक मर्तबान में इन्हें बॉडी को डाला, पैर मोड़ के, जैसे हम कभी पद्मासन करते हैं अपने क्रॉस लेग करके, वैसे एक बॉडी को इन्होंने बरी किया है। ये ऐसा एक घर के अंदर एक बरियल मिला है, जो घर 5 रूम्स का एक घर है, जिसमें आप देखेंगे स्टोरेज के लिए भी व्यवस्था है कि आप ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। साथ में ये डेड बॉडी भी आपको मिलती है इस घड़े में बंद, जिस घड़े के 4 पैर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है आपकी इनाम गांव में किस तरीके से बरियल होता था। इसके साथ हमें जानना जरूरी है कि इनाम गांव में किस तरीके का हंटर और गैदरर्स थे। आगे हमने सेकंड चैप्टर में बात की किस तरीके से एग्रीकल्चर हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ। तीसरे चैप्टर में हमने बात की किस तरीके से बड़ी बड़ी सिटीज पिक्चर में आती हैं, ओरिजिन होता है, हाउ बिग सिटीज कम इन द सीन। ऑक्यूपेशन ऑफ इनाम गांव में हम देखें तो ये कोशिश करते थे फार्मिंग करें, तो फार्मिंग इनने की, वीट, बार्ली, राइस, पल्सेस ये सारे उगाए। आप देखेंगे मटर है, तिली है, मिलेट्स है, पल्सेस, राई जो आपकी दाल वगैरह है, जो है, ये सारे। साथ में आप देखने वाले हैं यहाँ पे हड्डियां भी मिलती हैं, मतलब ये हंटर भी थे। और हंटर होने के बाद आप ये देखेंगे वो फ्रूट्स भी के भी एविडेंस मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको 3 चीजें साथ में मिलने वाली हैं। पहला मिलने वाला है फार्मिंग, उसके बाद आपको मिलने वाला हंटिंग और उसके बाद आपको मिलने वाला गैदरिंग। तो ये तीनों चीजें काफी यूनिक हैं देखने में कि एक टाइम पे आपको तीनों चीजें देखने मिल रही, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हंटर गैदर थे उसके बाद कंप्लीटली फार्मिंग में चेंज हो गई थी चीजें, पर यहाँ तीनों का एविडेंस है। आप देखेंगे किस तरीके से बफेलो, गोट, शीप, डॉग्स, इन सब के आपको एविडेंसेस मिलने वाले हैं। इवन मंगूस, नेवला या फिर चिड़ियों का, क्रोकोडाइल का, टर्टल का, ये सारे एविडेंसेस मिलेंगे आपको। इसके अलावा फ्रूट्स में जो हम बात करें, जामुन है, डेट्स हैं, इनकी वेराइटीज के बारे में हमें पता चलता है। बेरीज के जो वेराइटीज हैं उनके बारे में हमें एविडेंस मिलता है इनाम गांव से। तो इनाम गांव बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है की वजह से। अब मैं बात करना चाहूंगा कुछ और किताबों की, क्या है, राजा क्या है, उसके बाद हम आर्यंस क्या होते हैं, दास और दासियुस क्या है, बैटल से जो मिलता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब की बात की। एक और इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है चरक संहिता। चरक का आप नाम जानते हैं, ही इज अ वेरी फेमस फिजिशियन। इन्होंने पता लगाया कि जो ह्यूमन का बॉडी है, मानव के शरीर में 360 हड्डियां हैं। अब आप कहेंगे कि हड्डियां तो 206 के आसपास होती है, फिर उन्होंने 360 क्यों निकाली, 360 उन्हें कैसे गिनी होगी।
आपके जोड़ों और कार्टिलेज को भी साथ में गिना था, और इस वजह से इनकी गिनती आ रही थी 360 के आसपास, और हम जब उनको इंक्लूड नहीं करते, हम एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए हमारी जो गिनती है वो 206 के आसपास आती है। तो चरक को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम के लिए कि आप एक एक बोन को गिन पा रहे हैं। इसके बाद कुछ हम इंटरनेशनल एंगल में बात करते हैं। जैसे मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था टर्की के बारे में और फ्रांस के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चाइना के बारे में। चाइना में एक हड्डी मिली है, और हड्डी के ऊपर आप देखेंगे इंस्क्रिप्शंस है कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोन है, बोन पे कुछ इंस्क्रिप्शंस है जिसमें कुछ लिखा है। इस बोन को कहा जाता है, ये जो जानवर की हड्डी जिस पे लिखा है उसको कहा जाता है ओरेकल बोन। ओरेकल का मायना होता है भविष्य देखने वाला या भविष्य बताने वाला। आपने देखा होगा कभी कभी मेले में आप जाते हैं तो वहां पे कुछ लोग ऐसे ताश के पत्ते पकड़े बैठे रहते हैं, या फिर कोई एक बड़े से गोले के ऊपर अपने हाथ फेरता रहता है और बोलता है मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। ऐसे लोगों को आप ओरेक्युलर कहते हैं। द पीपल हु कैन सी द फ्यूचर आर कॉल्ड ओरेक्युलर। तो ये ओरेकल बोन का अर्थ है ये भविष्य के बारे में लिखी गई हड्डी पे लिखा हुआ भविष्य है, जिसमें प्रिडिक्ट किया गया, फ्यूचर के बारे में बताया गया, एंटिसिपेट किया गया फ्यूचर को। इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सवाल जो लिखे गए, इस सवाल को लिखने के लिए प्रॉपर स्क्राइब्स का यूज किया जाता था उस समय हड्डी पे ये सवाल लिखने के लिए। फिर उस हड्डी को आग में डाल दिया जाता था, और जब वो चटकती थी गर्मी की वजह से, तो उसके बाद ये फ्यूचर टेलर जो है उस क्रैक को पढ़ते थे। ये देखिए आपको ये क्रैक दिख रहा होगा, ये क्रैक आप बड़े ध्यान से देखिए। ये जो क्रैक दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा ही है कि आपके जो सवाल है, सवाल को लिखा जाएगा, सवाल को लिखने के बाद आप इसको जलती आग में डालेंगे, और जब हड्डी चटकेगी उसके बाद उसको निकाला जाता था, और जो आपके फ्यूचर टेलर्स हैं जिनको हम ओरेकल्स कहते हैं, वो इस चीज को स्टडी करेंगे ओरेकल्स, और फिर आपको अपना फ्यूचर भविष्य बताएंगे। जनरली ये राजा करता था ये पूरा प्रोसेस चाइना में। और उस समय एक और इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि उनको लोहे के बारे में नहीं पता था। दे डिडंट नो अबाउट द आयरन। ये हमने चाइना के बारे में डिस्कस किया कि वहां पे ओरेकल बोन क्या थी और कैसे थी। अब हमेशा की तरह हम करने वाले हैं टेकअवेज का डिस्कशन। हमने इस चैप्टर से क्या सीखा है, तो आप इस स्लाइड को पॉज कर लीजिए और पॉज करके आप इनके जवाब देने का प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने इनके जवाब लिख लिए होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए सूक्त। शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया था कि सूक्त का मायना क्या होता है। सूक्त का मायना होता है वेल सेड। तो आप यहां देखिए आपके सूक्त को आप मैच कर दीजिए वेल सेड से। चैरियट्स मैंने बताए थे, चैरियट्स मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। यजना मैंने बताया था कि बहुत सारे जो राजा हैं वो यज्ञ करते थे, सेक्रीफाइसेस। उसके बाद मैंने दासास के बारे में बताया था, दासास एंड दस्यूज। इनको स्लेव्स की तरह यूज किया जाता था, इनके ओनर्स इनसे कुछ भी करवा सकते थे। चैरियट्स जो है आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि जो चैरियट्स हैं, ये घोड़ा गाड़ी हैं, ये हमेशा यूज करी जाएंगी बैटल में, लड़ाई के समय। और जो मेगालिथ कल्चर है उसमें मैंने बताया था कि बड़े बड़े पत्थरों का जो बरियल प्लेस बना दिया जाता है वो आपका मेगालिथ कल्चर है। तो ये हमारा डिस्कशन था 4th चैप्टर का। आपको आपके टेकअवेज भी समझ में आ गए। हमने सीख लिया है कि क्या मेगालिथ कल्चर है और क्या ऋग्वेद का जो अर्ली पीरियड था वो कैसा था। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड्स और भी तमाम चीजें। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू ओनली IAS।